हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके सीडीपी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपका हुआ था सीजी टेट 2019 का पेपर। ये आपके प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस आंसर होंगे। इससे पहले हमने सीडीपी के अपर प्राइमरी लेवल के भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। सभी पीवाईक्यूज आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि आपके प्राइमरी लेवल में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 के सीजी टेट में। सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। समय की बर्बादी, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम मतलब कि तनाव मुक्ति के लिए समय देना, या फिर व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास के लिए आवश्यक है। तो जो विद्यालयों में खेल कूद कराई जाती है वो किस पर आधारित है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। समय की बर्बादी इसमें नहीं होती है। अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय लेना ये भी इसमें गलत हो जाएगा। फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है, जो व्यक्ति होता है उसके संपूर्ण विकास के लिए जो खेल कूद कराया जाता है विद्यालय में वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? आस पड़ोस, परिवार, खेल का मैदान या विद्यालय? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे अच्छा स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा खेल का मैदान। जो 12 वर्ष के बच्चे होते हैं उसमें जो सामाजिक विकास होता है उसके लिए सबसे अच्छा स्थान उसका माना गया है खेल का मैदान। इसमें वो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं और इसमें सामाजिक गतिविधियां करते हैं, तो इसीलिए जो खेल का मैदान हो जाता है वो बिल्कुल इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो यही आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। आप भी साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। ये आपके सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही काम आएंगी। सभी क्लासेस आपको यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाल अवस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो बाल अवस्था में व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आप बाहर की दुनिया में ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसीलिए बाल अवस्था में जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, या फिर पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर? तो जो विद्यार्थी है अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कृपांक प्रदान करके, ये इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुनः परीक्षा आयोजन करके, ये भी गलत हो जाएगा। कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके, ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को कहकर, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कठिन कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें आप पुनः अध्यापन करा के उनकी परीक्षा में मदद कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, या कहानी लेखन द्वारा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिज्ञासा जगाकर। एक शिक्षक जो है अपने छात्रों को सीखने के लिए जिज्ञासा जगाकर अभिप्रेरित करेगा, तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अनुशासन के द्वारा कभी भी छात्र नहीं सीखता है, प्रश्न पूछना भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ही कहानी लेखन द्वारा।
तो जो जिज्ञासा होती है उसके द्वारा बच्चों को सिखाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग से, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपका पुरस्कार तथा दंड है वो इसमें बिल्कुल गलत है, तो उपरोक्त सभी भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आदर्श के रूप में जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में सहायक हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुज्ञात्मक, प्रामाणिक, सरल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल। जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, NCF 2005, इसका पूर्ण रूप ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। इसमें जो शिक्षकों से ये अपेक्षा की गई है कि जो बच्चों के सीखने में सहायक होता है, जिससे बच्चों को ज्ञान निर्माण करने में मदद मिलती। तो ये सभी चीज़ें आपके NCF 2005 में शिक्षक की भूमिका के लिए बताया गया है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चा होता है वो मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचता है लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव उसमें पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट स्टेज जो होती है वो लगभग 7 से लेकर 11 वर्ष की समय अवधि होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो समूहों और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं और वो मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक प्रकार से सोच पाते हैं, ना कि अमूर्त चीज़ों के लिए। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकती है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो बालक में मानसिक मंदन की वजह होती है वो गर्भाधान के समय क्रियाशील के कारण भी होती है, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण की वजह से भी होती है, और जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो क्रो एंड क्रो हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो 70 से कम होती है। जो मानसिक मंदन के बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, मतलब कि IQ लेवल जो होता है उनका 70 से कम होता है, उन्हें ही मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड कहा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? नहीं है यह आपको बताना है, नेगेटिव आंसर आपको बताना है। चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित, या झूठ बोलना। तो जो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं उसमें कौन सा गुण सही नहीं है यह आपको बताना है। चोरी करना इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोध प्रकट करना ये भी सही है, और झूठ बोलना ये भी सही। तो हमारा जो सही नहीं है वो सामाजिक रूप से समायोजित होते हैं, यही इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि यही इसमें सही नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वैलेंटाइन हैं उनके द्वारा ये कथन भी दिया गया है कि जो आपके समस्यात्मक बालक होते हैं वो सामान्यतः समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालकों को ही कहा जाता है। समस्यात्मक बालक का प्रारूप ही वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, और इसमें उन्होंने बताया कि जिनका व्यवहार, उनके व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है तो वो आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखें। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, या फिर वातावरण संबंधी कारण, या उपरोक्त सभी। तो जो आपका अधिगम अक्षमता होता है वो इन सभी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अधिगम अक्षमता होती है वो सीखने की जो क्षमता होती है या फिर योग्यता, उसकी कमी से ही होती है। तो यही इसका कारण होता है। तो इन सभी कारणों के कारण ही अधिगम अक्षमता होती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, या संवेगात्मक। तो जो अभिवृद्धि है वो आपका संबंधित है शारीरिक से। जो शारीरिक वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो वृद्धि और विकास का जो चैप्टर है उससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी थ्योरी भी हमने हमारे क्लास में कराई है। तो जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी वो जाकर ज़रूर देखिए। आपके लिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चलते हैं कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये सभी क्लासेस मिल सके। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज या उपरोक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो समस्या केंद्रित होती है उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, व्यूह रचना जो होती है, वो इन सभी के कारण होती है। जो प्रयोजना, अन्वेषण, खोज है, उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, या फिर शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, जो कि आपके प्राइमरी लेवल के लिए इसी प्रकार के शिक्षक का चरित्र होना चाहिए। तो ये आंसर हमारे इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक संवेगात्मक या फिर विश्लेषणात्मक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संवेगात्मक। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है वो उसका संवेगात्मक विकास कहलाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, जिसे हम खाली स्थान कह सकते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक बालक है जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उसके स्तर से कम है, जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं पिछड़ा बालक। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005 में। 2005 में आपके एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है अस्तित्व में आई। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत में विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं उनके लिए जो करिकुलम निर्धारित किया गया था वो एक सही दिशा निर्देशन के रूप में कार्य करेगा। ये 2005 में अस्तित्व में आया। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, या फिर उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। तो 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। यही इसमें सही नहीं है, इसीलिए ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, द प्रैग्मेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रेमेडियल अप्रोच, या फिर स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिक्शैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जिसका प्रयोग किया जाता है, जो अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से होता है, जो सेंसरी मोटर सिस्टम में आए हुए दोष से होता है, इसका जो प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है वो आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉस लेहटिनेन क्रिक्शैंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा या उपरोक्त सभी? जो आपके श्रवण बाधित चिल्ड्रंस होते हैं, जो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, उनके लिए आप कौन सी चीज़ उपयोग करेंगे? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांकेतिक भाषा के प्रयोग से। जो सुन नहीं सकते उनके लिए आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उन्हें
सही तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो आपका ब्रेल लिपि होता है, इससे जो आपके दृश्य बाधित जो बच्चे होते हैं उन्हें आप ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इसमें जो आप टेक्टाइल मटेरियल यूज़ करके उन्हें पढ़ाते हैं, तो ये आंसर उसमें सही हो जाएगा। लेकिन श्रवण बाधित के लिए सांकेतिक भाषा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। साइन लैंग्वेज का प्रयोग करके आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। हम नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि के योगदान के लिए जाना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि या वैज्ञानिक विधि? तो जो विलियम किलपैट्रिक है उन्हें किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट मेथड इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसके द्वारा है? आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जरशेल्ड का या हरलॉक का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिगी एवं हंट के द्वारा ये कथन दिया गया है। तो ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों या परिपक्वता? तो जो परिपक्वता ये इसमें बिल्कुल गलत जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा संवेगों। इमोशंस के द्वारा इन सभी चीज़ों को जाना जाता है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना के किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? यह आपके जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसने भी पियाजे की थ्योरी नहीं देखी हो जाकर जरूर देखिए। सभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण या क्रमिकता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असिमिलेशन। असिमिलेशन, समावेशीकरण इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 5 वर्ष का बच्चा है वो ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। तो ये आंसर आपके समावेशी मतलब कि असिमिलेशन के अंतर्गत आती है। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा या सीखना। जो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यही आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सीखना होता है वो एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है जो कि आपकी जीवन पर्यंत तक चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जो सीखना होता है उसे आप जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं, इसीलिए यह आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जॉन पेस्टोलॉजी ने या डेविड क्लिंटन ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था वो क्या था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो बालक होते हैं वो खेल में सबसे ज़्यादा अधिक रुचि लेते हैं, तो उन्होंने ही किंडरगार्टन का प्रारंभ किया था। तो ये आंसर हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना या सर्व शिक्षा अभियान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो नई तालीम है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। जो नई तालीम है उसे वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नई तालीम दी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेग, बुद्धि, भाषा या उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक विकास के पक्ष में आ जाएंगे संवेग, बुद्धि, भाषा मतलब कि उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रक्रियाएं ये सभी इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि या सामान्य से अधिक बुद्धि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। जिसकी बुद्धि लब्धि मतलब कि IQ लेवल जिसका 85 है वो आपके मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जो आपका सामान्य बुद्धि है
उसमें आपके आ जाते हैं 90 से लेकर 110 तक के IQ लेवल वाले बच्चे। और जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसमें आपका आ जाएगा 120 से लेकर 140 तक जिनकी IQ होती है वो इसमें आ जाएंगे। और जो आपके सामान्य से अधिक बुद्धि वाले होते हैं वो उनका जो IQ लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 110 से लेकर 120। और जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी जो IQ लेवल होती है वो होती है 80 से 90 तक। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। और हमने इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, तो जिन्होंने भी इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धि की जो क्लास नहीं देखी हो जाकर ज़रूर देखिए, उसमें हमने इन सभी के बारे में डिटेल से बताया। जितने भी आपके IQ लेवल होते हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन उसमें बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी, थ्योरी क्लासेस जाकर ज़रूर देखिए। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की PYQs भी कराई जा रही हैं और साथ ही साथ आपको सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये सभी क्लासेस मिल सकें। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।